एवरीवन, आज हम बात करेंगे एमएचटी सीईटी की काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेंगे। ओके, काफ़ी स्टूडेंट के रिक्वेस्ट आए थे कि एमएचटी सीईटी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए सर। बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि सर ये इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली एग्ज़ाम है या फिर मेडिकल में भी हम इसमें से कर सकते हैं। उसकी काफ़ी डिटेल में आज हम इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो प्लीज़ सभी ने थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिए। और जो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे लेक्चर्स में आए हैं उन लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई है ऐसा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे बहुत से स्टूडेंट ने किया है सब्सक्राइब, लेकिन अगर किसने नहीं किया होगा, जो फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। और काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड वीडियोस देखो, जैसे कि एमएचटी सीईटी हो गया, आगे वाला वीडियो नीट और जेडब्ल्यू को डालने वाला हूँ मैं, उसके बारे में भी आपने ज़रूर देखना। और सब्जेक्ट रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज टोटल इन्फॉर्मेशन लेंगे एमएचटी सीईटी की कि ये जो एग्ज़ाम है ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए या फिर कौन कौन से फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल फील्ड में इसका फ़ायदा है या नहीं है, जैसे कि बीएमएस, बीएचएमएस, बहुत सी ऐसी फील्ड है मेडिकल की भी। उसके अंदर एमएचटी सीईटी का स्कोरिंग देखा जाता है क्या, और कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ है, किस तरह से इसका सिलेबस होता है, किस तरह से इसका प्रिपरेशन करना होता है। ओके, क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम इसको क्रैक कर सकते हैं, ये सारी डिटेल में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ कोई भी स्किप करके कोई भी स्लाइड स्किप करके आगे मत बढ़ो। ईच एंड एवरी स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस लेक्चर। तो बढ़ते हम आगे। पहले आ जाएंगे आपको पॉइंट दी एमएचटी सीईटी और महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। ओके, इसका लॉन्ग फॉर्म ये हो जाता है, सम टाइम इसको एमएचटी सीईटी की जगह एमएससीईटी भी बोला जाता है। ये एनुअल एग्ज़ाम होती है, हर साल इसको कंडक्ट किया जाता है। अभी कोविड सिचुएशन के अंदर ये थोड़ा सा मतलब हमेशा अगर देखा जाए तो ये जो एग्ज़ाम होती है ये आफ्टर द बोर्ड एग्ज़ाम होती है। आपका जैसे 12th की बोर्ड हो जाती है उसके 2 महीने बाद ये एग्ज़ाम हो जाती है। मतलब मान लो अप्रैल मई के बीच में ये एग्ज़ाम होती है, जनरली अप्रैल में होती है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट अभी कोविड सिचुएशन की वजह से इस एग्ज़ाम को प्रोस्पोन किया गया है। अभी कोई डेट नहीं आई है इस एग्ज़ाम की। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो स्टूडेंट 2022 में देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, क्योंकि सिलेबस विल बी द सिमिलर। ओके, बस जो 2021 की जो स्टूडेंट है उनको सीईटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस किया गया है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिड्यूस किया हुआ सिलेबस की पीपीटी जो है आप लोगों को अच्छे तरह से पता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बात करते हैं हम इसके बारे में, तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे। जनरली एमएचटी सीईटी हम इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, मतलब ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज है। गाइज इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि सिर्फ ये एग्ज़ाम स्टेट लेवल की ही है, इसीलिए स्टेट लेवल की ही इंजीनियरिंग कॉलेज और स्टेट लेवल की ही फार्मेसी कॉलेज को एप्लीकेबल होती है। अगर आप चाहते हो कि सर ये हमें आगे भी एप्लीकेबल होगी क्या, तो दैट विल बी मोर डिफ़िकल्ट है। तो यो आगे मतलब स्टेट बाहर आपको आउट ऑफ द स्टेट ये एग्ज़ाम कुछ भी काम की नहीं, मतलब इसका स्कोरिंग करके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं एमएचटी सीईटी, जिसको हमने आपको पहले ही बताया था कि इसको एमएससीईटी भी कहाँ पे कहा जाता है। ओके, तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है, कंडक्टेड बाय द स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि पुणे में, मुंबई में होता है ना, फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, बीटेक जिसको हम बोलते हैं, एंड फार्मेसी प्रोग्राम, जिसमें बी फार्म और डी फार्म दोनों भी आ जाता है इन द स्टेट। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये 2018 से कंपलसरी हो गया है एवरी मतलब एवरी इंजीनियरिंग कॉलेज एंड एवरी फार्मेसी कॉलेज के लिए एग्ज़ाम कंपलसरी हो चुकी है। अब पहले ऐसा नहीं था, पहले स्टेट बोर्ड के भी मार्क्स का थोड़ा सा कंसिडर किया जाता था, ये एग्ज़ाम भी थी और स्टेट बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन मिलती थी। बट आफ्टर द 2018 इसको कंपलसरी कर दिया कि अब यहाँ पे सिर्फ आपकी इस एग्ज़ाम के भरोसे ही टेस्ट आपकी एडमिशन होगी। अगर आप ये एग्ज़ाम देते नहीं हो तो इट मीन्स कि आपको इसमें एडमिशन लेते नहीं आती है, तो ये कंपलसरी हो गया। अब बहुत से स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सर व्हाट इज़ अ बी, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है ना, एंड बीटेक में क्या फ़र्क होता है, जिस बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोनों में सर गाइस कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एक थोड़ा सा अलग सा प्रोग्राम आ जाता है और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी के ऊपर हो जाता है। अगर मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करूँ,
है ना। दोनों में अगर मैं आपको ज़्यादा स्कोप बताऊँ तो मेरे हिसाब से बीटेक में थोड़ा स्कोप ज़्यादा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो बीई करने के बाद एमटेक करते हैं आफ्टर द गेट क्रैक। गेट की एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद वो एमटेक करते हैं। तो गाइज इससे बेटर आपको बीटेक करना है ना। बीटेक भी 4 साल का स्कोर है, बीई भी 4 साल का ही स्कोर है, इंटीग्रेट कोर्स होता है आपका वो भी। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों को क्या बेटर लगता है। ओके, तो ये इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये हो गया आपका। आगे देखो, ऑल दिस एस्पिरिंग टू परसिस द अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन द फार्मेसी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आर रिक्वायर्ड टू सिट फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच विल बी द कंडक्टेड बाय द महाराष्ट्र स्टेट सीईटी सेल। ये अब फार्मेसी में ये एप्लीकेबल है। बहुत से स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन है कि एग्रीकल्चर में बीएससी एग्री में हम इसको मतलब ये स्टेज का कुछ कॉमन है क्या, ये भी हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी। हम जनरली इसके 2 वीडियोस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, काफ़ी बड़ा वीडियोस बन जाएगा ये। तो आपको एक एक वीडियोस में आपका सब समझ जाएगा आपको। तो प्लीज़ हर एक मतलब 2 वीडियोस कंप्लीट भी देखो तो आपका पूरा एमएसटी सीईटी का पूरा नॉलेज क्लियर हो जाएगा। द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कॉमनली रेफर टू एज एमएसटी सीईटी is conducted to every year to provide admission to बी फार्म। जनरली डी फार्म के लिए इतना कुछ खास नहीं होता है, बी फार्मेसी के लिए ये कंपलसरी टेस्ट है। ये आपको मतलब इसका भी कट ऑफ देखेंगे हम आगे क्या आता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, द एमएसटी सीईटी और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि एनुअल एंट्रेंस कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होती है। इट इज़ कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो पुणे में, इसको हम DTE भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में। ओके, द डिग्री कोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स आर मेनली अकोमोडेट इन द एंट्रेंस एग्जाम। जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम, तो उसमें भी होता है। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन फॉर MHT CET एग्जाम या MS CET कैंडिडेट क्या होना चाहिए एप्लीकेबल। ओके, ये तो आपको मालूम है वैसे तो, इसमें इतना मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर है। क्वालिफिकेशन फॉर MHT CET के लिए आपको क्या होना चाहिए सर, 12 पास होनी चाहिए, तो 100% से होगा। लेकिन कितने मार्क्स है, मिनिमम आपको 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी वालों को, और 45% रिजर्व कैटेगरी एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट। जो कि डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं उन लोगों को 45% का इन्होंने रिजर्वेशन दिया है। 50% आपको जनरल कैटेगरी में होना चाहिए। ये आपका एग्रीगेट होता है 5 सब्जेक्ट का गाइज। ओके, 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं आपका, अगर आपका जनरल साइंस है तो आपका केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो आ गया, एज वेल एज इंग्लिश सब्जेक्ट को भी वो जोड़ देते हैं। अगर आपने बायो के जगह पे कोई और सब्जेक्ट यूज़ किया, जैसे कि आपने मैथ्स है आपका, PCM ग्रुप है आपका, और आपने कंप्यूटर साइंस यूज़ किया, तो उसको भी वो उसमें ऐड कर डालते हैं। मतलब 5 सब्जेक्ट तो आपको कंपलसरी होते ही होते हैं 12th में। तो इसकी मतलब आपका एग्रीगेट निकला जाता है जो कि अबव 50% आना चाहिए, तो बहुत से स्टूडेंट का आ जाता है। इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट। ओके, तो ये मतलब हर एक को एप्लीकेबल हो जाता है ये। लेकिन इतना याद रखना कि एटलीस्ट 50% तो आना ही चाहिए अपना। कैंडिडेट अप्लाइंग for particular course are required to appear a specified set of papers. Guys, this is a very important. Okay, candidate applying for particular courses are required appear for specified set of papers. आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। मानो कि आपने PCM ग्रुप चूज़ किया, आपने बायो नहीं लिया, तो यू कैन ओनली एप्लीकेबल फॉर दी इंजीनियरिंग, है ना। जनरली इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कि आप फार्मेसी दे नहीं सकते गाइज। PCM ग्रुप में आप फार्मेसी भी दे सकते हो और एज वेल एज इंजीनियरिंग भी दे सकते हो। ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि सर फार्मेसी के लिए बायो कंपलसरी, डेफिनेटली बायो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन लोगों ने PCM को भी मतलब मैथ्स के स्टूडेंट को भी एप्लीकेबल किया है और बायो के स्टूडेंट को भी फार्मेसी एप्लीकेबल किया है। बट अगर आप लोगों का PCB ग्रुप है, PCM नहीं है, तो आपको इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम जो एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आपका PCB ग्रुप है तो, है ना। तो फिर आप उस साइड में कोई भी मेडिकल साइड में आप कोई भी एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि आप एग्री भी कर सकते हो PCB ग्रुप में से, आप फार्मेसी भी कर सकते हो। इवन इन दैट केस कि आप BSc बॉटनी जूलॉजी, काफ़ी मेडिकल साइड है गाइस। ओके, BHMS BMS। अब BHMS BMS इसके लिए CET हमारी ज़रूरी है या नहीं है, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। एक एक करके हम सारे लेक्चर देंगे। तो गाइज, प्रोवाइडेड बिलो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्वेश्चन एंड ड्यूरेशन एंड मार्क्स इन वेरियस पेपर्स, इंजीनियरिंग कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट और अपीयर फॉर PCM ग्रुप। मैंने पहले बताया गाइज PCM ग्रुप आपको कंपलसरी है। फार्मेसी कैंडिडेट को दोनों भी ग्रुप चलते हैं, PCM और PCB ग्रुप। PCM PCB आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप स्लॉट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ग्रुप 1 में कैंडिडेट विल गेट 90 मिनट्स
टू कंप्लीट द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपको सबसे पहले जो पेपर आता है गाइज वो आता है आपका ग्रुप 1 का, जिसमें 90 मिनट्स मिलते हैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करने को, मतलब 45 मिनट्स। वैसे एक ही पेपर में दोनों सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम फिजिक्स को लग रहा है तो केमिस्ट्री को कम लग रहा है तो यू कैन पुट द टाइमिंग इन द केमिस्ट्री गाइज, ओके। तो एक्स्ट्रा टाइम आप उसके अंदर डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे तो आप उसका टाइमिंग केमिस्ट्री को दे सकते हो। इस तरह से आपका ये डिवाइडेशन किया गया है। इन ग्रुप 2 कैंडिडेट विल गेट 90 मिनट्स टू कंप्लीट द मैथ्स एंड बायो। मैथ्स और बायो के लिए आपको स्पेशली अलग से ग्रुप 2 में 90 मिनट्स मिलते हैं। अब सर मैथ्स और बायो क्या मतलब एक साथ ही होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले बायो का कंडक्ट हो जाता है पेपर, आफ्टर बायो कंप्लीट 90 मिनट्स के बाद आपका मैथ्स मतलब होता है। जैसे कि आप मतलब अगर जनरल से हो, आप जनरल साइंस से, तो आप चारों भी मतलब पीसीएम पीसीबी दोनों भी एग्ज़ाम दे सकते हो। पहले दे दो बायो का पेपर, फिर बाद में दे दो 90 मिनट्स का मैथ्स का पेपर, ओके। तो ऐसा भी चलता है, आपको डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ किया उसके ऊपर। तो गाइज़ ये यहाँ तक हमने लेक्चर लिया है, तो प्लीज़ ये अभी यहाँ तक देख लो। मैं सेकंड भी लेक्चर बना दूंगा, उसमें भी आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाऊंगा तो आपको डिफ़िकल्टी जाती है वो समझने के लिए, है ना। आप इतना देर देखते भी नहीं हो लेक्चर्स। तो गाइज़ प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप पुट करने वाला हूँ। प्लीज़ सेकंड वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी इन्फॉर्मेशन डालने वाला हूँ मैं, ओके। सो जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, जो मॉर्निंग को देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, है ना, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तब, ओके। हैव अ नाइस डे एवरीवन।